नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो ये सम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा है कैपिटल बजटिंग का सम, बीकॉम सेमेस्टर 6 का ये सम है। क्वेश्चन नंबर जो है ये है हमारा 15। अब देखो ये जो चैप्टर है वो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू के अंदर चल रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक दूसरी मेथड जो है वो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। तो मेथड का नाम है मेरा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता है जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल के रखा है कि वन फैक्टर वाज डूइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बाय मैनुअल लेबर, इट वांट टू नो इंस्टॉल अ मशीन एंड एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। देयर आर टू मशीन्स डिटेल्ड रिगार्डिंग which are given below. With the help of an profitability statement, advise the management which machine should be purchased by using the payback period method. अब यहाँ पर हमको देखो उन्होंने कहा भी है और पूछा भी है कि भाई आपको यहाँ पर पेबैक पीरियड मेथड फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और इस पे से हमको यहाँ पर क्या करना है, कौन सी मशीन सूटेबल रहेगी वो भी हमें यहाँ पर इन्हें सजेस्ट करना है। यहाँ पर हमको दो मशीन देके रखी है, मशीन X एंड मशीन Y। अब मशीन X और Y की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे देके रखी है। अब देखो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन देके रखी है ना, इस इंफॉर्मेशन में से कुछ चीज़ें जो है वो हमारी इनकम होगी, कुछ चीज़ें जो है वो हमारी क्या होगी, एक्सपेंस होगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंस का यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और सारी इंफॉर्मेशन को नीचे मुझे यहाँ पे पुट ऑन करते जाना है। तो सबसे पहली चीज इनकम एंड एक्सपेंस का स्टेटमेंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पर मशीन X है और यहाँ पर मशीन Y है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या आएगा, इनकम, थोड़ी लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक्सपेंस। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनकम में से एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब एक्सपेंस के अंदर जितनी भी चीज़ आएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इनकम में जो भी चीज़ होगी वो सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं सेंटेंस को पढ़ते जाऊँगा और उनकी वैल्यूज़ को मैं नीचे पुट ऑन करते जाऊँगा। सबसे पहले मुझे कहा गया है कॉस्ट ऑफ मशीन, ये कहीं पर भी लिखा जाता नहीं है, ये सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए दे के रखा है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन ईयर, मतलब कि मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ भी कहीं पर भी लिखी जाएगी नहीं। इन दोनों चीज़ से यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक डेप्रीशिएशन, जो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब कि फॉर्मेट बना रहा हूँ तब ज़रूरत नहीं है, आगे फॉर्मूला में इसकी ज़रूरत रहेगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन, देखो अब यहाँ पर मुझे क्लियरली लिख के दिया है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन इनडायरेक्ट पर ईयर। अब यहाँ पर क्या लिखा, देखो कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा एक्सपेंस है। तो इसको मैं एक्सपेंस के अंदर लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ मशीन करके, कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन मुझे कितना देके रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना देके रखा है मुझे यहाँ पे 500 एंड 700 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ मशीन के बाद नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, क्लियरली लिखा हुआ है सेविंग, तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप। तो अब यहाँ पे सेविंग इन स्क्रैप, अब सेविंग कितना करा है मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का, प्लस इधर आ जाएगा वाई में आ जाएगा 1500 का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आगे मुझे क्या देके रखा है, एस्टिमेटेड सेविंग इन इनडायरेक्ट वेजेस। देखो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर मैंने कुछ सेविंग करा है। अब इनडायरेक्ट वेजेस में मैंने किस तरीके से सेविंग करा है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस। तो अब यहाँ पे वेजेस में मैंने कुछ सेविंग करी है। अब वेजेस में सेविंग मैंने किस तरीके से करी है, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया है कि भाई पहले में 18 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं थी और एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी, 500 रुपीज़। तो अब यहाँ पर 18 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं थी, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी, 500 रुपीज़। तो अब इन दोनों का मैं टोटल यानी इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 9000 रुपीज़। इसी तरीके से मुझे सेकेंड का भी वहाँ पे देके रखा था 24 इंटू 500। तो अब यहाँ पे 24 इंटू 500 तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा मेरा 12,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर मैंने सेविंग्स की जितनी भी चीज़ थी वो दोनों चीज़ अभी तक की मैंने लिख दी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, देखो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 700 एंड
1450। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 700 नहीं है, ये 750 है। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसे थोड़ा चेंज कर लेना कि यहाँ पर ये जो है ये 750 है। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इक्वल्स टू 750 रुपीज़ और इधर आ जाएगा 1450। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था मुझे वहाँ पे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न। अब यहाँ पर सुपरविज़न का कॉस्ट देके रखा है 1250 एंड 1750। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न, पहले में कितना आएगा 1250 और दूसरे में कितना आ जाएगा 1750। अब यहाँ पर जितनी भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देके रखी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोले, देखो टैक्स इज टू बी टेकन एट द रेट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट आपका जो भी आएगा उसका 50%। क्लियर वर्ड में लिखा है इग्नोर डेप्रीशिएशन फॉर टैक्स पर्पस, मतलब टैक्स के पर्पस के लिए यहाँ पर मुझे डेप्रीशिएशन को कंसिडर करना नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ मैं इसे टोटल कर देता हूँ। तो मेरी इनकम साइड का टोटल पहले वाले जो है इसका टोटल मेरा कितना आएगा 10,000 रुपीज़ और दूसरे वाले का टोटल कितना आएगा 12,000 प्लस 1,500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13,500 रुपीज़। अब इसमें से मतलब कि ये जो भी मेरी टोटल इनकम आई है, इस टोटल इनकम में से मुझे क्या करना है, इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर इन एक्सपेंसेस को माइनस करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो होगा, इस आंसर को क्या कहा जाता है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। अब यहाँ पर 10,000 में से, इस 10,000 में से मुझे क्या करना है, इन सबको माइनस करना है। तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 7,500। दूसरे वाले को माइनस करूंगा तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 9,600। अब इसमें से मुझे यहाँ पर इनिशियली तो क्या करना चाहिए, डेप्रीशिएशन को माइनस करना चाहिए, बट डेप्रीशिएशन मुझे क्या बोला है, इग्नोर करना है। तो मैं डेप्रीशिएशन यहाँ पर दोनों जगह पर कहीं पे भी लिखूंगा नहीं। तो यही की यही फिगर यहाँ पे नीचे वापस से आ जाएगी 7,500 एंड 9,600। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो टैक्स। तो टैक्स को माइनस करेंगे मतलब कि इन दोनों का कितना परसेंटेज बोला था, टैक्स जो था वो हमारा 50% था। तो 7,500 का 50% 3,750 और 9,600 का 50% कितना आ जाएगा 4,800। अब यहाँ पर ये माइनस करने के बाद मेरा जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा यहाँ पर, एनुअल कैश फ्लो। तो अब इस एनुअल कैश फ्लो किस तरीके से, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूँगा, मेरा कैश फ्लो। तो मेरा कैश फ्लो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देना, नंबर 1 मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था क्वेश्चन के अंदर, पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड को यहाँ पर मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो पे बैक पीरियड का बेसिकली तो फॉर्मूला था, बट यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज होगा नहीं। यहाँ पर मैं CCF भी फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पेबैक पीरियड किस तरीके से ढूंढा जाएगा, तो देखो पेबैक पीरियड का यहाँ पे मतलब कि जब आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस देके रखे होते हैं तो इस टाइम पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है यहाँ पे मेरा, कि मेरी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जो भी मेरा कैश फ्लो आया है इससे। तो यहाँ पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट में मेरा मतलब कि मशीन एक्स के अंदर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, यहाँ पे 15,000 रुपये का और वाई के अंदर 24,000 रुपये का। तो यहाँ पर मैं दोनों को यहाँ पे पहले नीचे लिख दूंगा कि यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 15,000 रुपये का और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 रुपये का। अब इसको दोनों को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इन्हीं दोनों के कैश फ्लो से। तो यहाँ पे 3,750 और यहाँ पर आ जाएगा 4,800। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 4 ईयर्स, और अगर मैं सेकंड को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा 5 ईयर्स। देखो क्वेश्चन के अंदर तो मुझे यहाँ तक ही कहा था, लेकिन बट मैं आपको इसके आगे इसका एक और फॉर्मूला जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर क्या है मेरा, कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट।
अब मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहता है। तो देखो अब यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 कैश फ्लो आपका जो भी है इसमें से आपको डेप्रीशिएशन को क्या कर देना है, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही करूँगा कि मशीन एक्स के लिए और मशीन वाई के लिए, तो मशीन एक्स का कैश फ्लो कितना है यहाँ पे 3750 और मशीन वाई का कितना है 4800। दोनों में से मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो डेप्रीशिएशन ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ देखो, डेप्रीशिएशन मुझे यहाँ पे से डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर मैं मशीन एक्स का डेप्रीशिएशन देखता हूँ तो मशीन एक्स का डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितना आएगा, तो मशीन एक्स का डेप्रीशिएशन मेरा हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर मशीन एक्स का जो डेप्रीशिएशन है इक्वल्स टू 3,000 रुपीज़ और वाई का डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ ईयर कितने 6। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज़। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे डेप्रीशिएशन 3,000 एंड 4,000। अब इन्हीं दोनों डेप्रीशिएशन को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन पहले वाले में कितना आ जाएगा 3,000 और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपीज़। दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो पहले में आएगा 750 और दूसरे में आएगा 800। अब यहाँ पे अगर आगे मैं बात करूँ तो इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने जो ये वर्किंग फाइंड आउट करी है, इस वर्किंग को मतलब कि मशीन एक्स और मशीन वाई, इस वर्किंग को सबसे पहले लिख देना है मुझे 750 और 800। इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 है और यहाँ पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 24,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये यहाँ पर क्या है, रेट है। तो रेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर बार मल्टीप्लाई बाय 100 करना रहेगा। तो मैंने इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा मेरा 5% और सेकेंड का मेरा यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3.33%। ये 33 कंटिन्यू में है बट मैंने यहाँ पे 3.33 लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब कभी भी आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वर्किंग से इसे सॉल्व करना रहेगा। और सेकंड, पेबैक पीरियड तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह कहा जाएगा। तो पेबैक पीरियड का तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप हर बार इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सम हमारा जो था इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ आपको बताई, पेबैक पीरियड से फाइंड आउट करना, ARR से फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर क्या बारी आती है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने कही थी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है कि कौन सी मशीन मैं परचेस करूँ, मतलब मशीन एक्स को परचेस करूँ या मशीन वाई को परचेस करूँ। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों में से कोई एक मशीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट कहा था उसके बेसिस पे। तो ध्यान रखना जो हमारा छोटा ईयर होगा, मतलब कि 4 ईयर यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि मशीन एक्स इज प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर अगर मैं मशीन एक्स के थ्रू अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये मेरी मशीन क्या रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी। इसको परचेस करने का जो मेरा डिसीजन होगा, इट इज़ अ प्रॉफिटेबल डिसीजन। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो सम्स आते हैं उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको कभी भी कहा जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर को लेके कोई भी सम्स आते हैं तो उसकी वर्किंग जो है वो सेम इसी तरीके से रहेगी, इसकी वर्किंग के अंदर कोई भी चेंजेस होता नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिफर कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।